हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद बीकेएस। जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि दिसंबर से हम जो है न्यू एसटीबी के अकॉर्डिंग फ़िज़िक्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो ये मसले हुए एमडीकेट वगैरह के, तो उसमें जो है हम ये चीज़ नहीं कर पाए और थोड़ा सा ये चीज़ डिले हो गई। इंशाल्लाह ताला अब जितना मुझसे हो सकेगा ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो न्यू एसटीबी है उससे हम स्टार्ट करेंगे। और हम स्टार्ट ले रहे हैं कौन से चैप्टर में से? हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स में से। ठीक है। अब वो किस लिए, ये मैं क्यों कर रहा हूँ काइनेमेटिक्स से स्टार्ट? बिकॉज कि इसके अंदर आपका स्केलर एंड वेक्टर इंक्लूडेड है। स्केलर एंड वेक्टर ये इंक्लूडेड है। और आज से पहले मैंने स्केलर और वेक्टर की कोई वीडियो नहीं बनाई और अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स आपको बताने हैं इस रीडिंग सेशन के बाद। तो हम क्या करेंगे, आपका जो न्यू एसटीबी आया है, न्यू एसटीबी जो कि जिसका प्रीफेस काइनेमेटिक्स का इस तरह क्या है, तो हम इसकी रीडिंग करेंगे और मैं आपको समझाता जाऊंगा कि उसमें जो है कॉन्सेप्ट्स वगैरह किस तरह से हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, कलीग्स वगैरह, उनके साथ ये वीडियो वगैरह शेयर करनी है ताकि सबका फ़ायदा हो सके म्यूचुअली। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं। ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? ठीक है। टॉपिक हमारा आगे है लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इस बात का। अब आपके पास जो काइनेमेटिक्स होती है, ये होती है बेसिकली आपके पास एक क्वांटिटी होती है ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इसकी एक सेकेंड। आपके पास फिजिक्स की एक ब्रांच जो होती है उसको हम नाम देते हैं क्या? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं। एक होती है इसकी ब्रांच काइनेमेटिक्स और दूसरी जो इसकी ब्रांच होती है वो होती है डायनामिक्स। आपका जो ओल्ड एसटीबी है उसके अंदर इस डायनामिक्स का दूसरा नाम काइनेटिक्स भी लिखा हुआ है, काइनेटिक्स। ठीक है। अब ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। लेकिन ये होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है इन दोनों की और फ़र्क क्या है दोनों में? तो बेसिकली आपकी जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स ये होती है स्टडी अबाउट मोशन। और मोशन फिजिक्स में किसको बोलते हैं कि जब बॉडी अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करे, यानी चेंजिंग ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंड इज नोन एज मोशन। और इसकी दो ब्रांचेज हैं, एक काइनेमेटिक्स और दूसरी डायनामिक्स। अब काइनेमेटिक्स हम किसे बोलते हैं? काइनेमेटिक्स चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, इसी सिस्टमिक वे से पढ़ोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। आप लोग क्या करते हो, कोई चीज़ कहाँ से पढ़ते हो, कोई चीज़ कहाँ से पढ़ते हो, फिर उठाकर उस सबकी जो है ना खिचड़ी बना देते हो, फिर उसको इसी वजह से जो है ना कुछ आपको समझ नहीं आता। सिस्टमिक वे से चलो, समझ आता जाएगा। जिस तरह से समझाता जाऊँ टॉपिक्स वो पढ़ो, बाकी रीडिंग करो, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करते जाओ, फिज़िक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, स्पेशली कुछ जो है ना स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जिनको इंटरेस्टिंग लगती है फिज़िक्स, और स्पेशली गर्ल्स की जो है ना फिज़िक्स वीक होती है, वो इसी वजह से, बिकॉज उनको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है। और अ, उनको जो है ना होता है। वैसे नॉर्मली जो है काफ़ी लड़कियां होशियार भी होती हैं फिज़िक्स में, लेकिन जनरली चलो खैर। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स किसे बोलते हैं? हम बोलते हैं स्टडी अबाउट मोशन। लेकिन फ़र्क क्या होगा? विदाउट रेफरेंस, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी कि मोशन की स्टडी हो रही हो लेकिन फोर्स का रेफरेंस ना हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि सपोज करो आपके पास अगर ये ब्लॉक है, उसका मास क्या है? m।
अगर इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया एफ इस डायरेक्शन में, ठीक है, अब क्या हुआ, इसने थोड़ा सा ये डिस्प्लेसमेंट तय किया, ये ब्लॉक आ गया यहाँ पर। अब इस ब्लॉक के यहाँ आने की वजह से इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज, पोजीशन चेंज हो गई, यानी कि इसने मोशन परफॉर्म की। हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि भाई इसने मोशन परफॉर्म की है। अब विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि उसको समझने के लिए एक चीज़ समझो, ये शुरू में क्या था, रेस्ट के अंदर, जब ये यहाँ से गुजर रहा होगा यहाँ वाली पोजीशन से, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर भी अगर सपोज करो ये यहाँ से मूव कर रहा है तो इसके पास वेलोसिटी होगी v। तो इसकी पैरामीटर्स, पैरामीटर्स यानी जो चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, ये वाला फोर्स भी आ रहा है, वेलोसिटी भी आ रही है और डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि उसकी मोशन की स्टडी हो रही हो, लेकिन उसमें से हम लोग क्या करें, फोर्स को हटा दें, फोर्स को हटा दें। यानी कि ये जो ब्लॉक है इसको फोर्स लगाया हमने, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब इस फोर्स को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें पढ़ी जाए, इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। चीज़ समझ आई, अगर ये समझ आ गया है तो डायनामिक्स भी समझ आ जाएगा। दूसरी ब्रांच कौन सी है, दूसरी ब्रांच है आपके पास डायनामिक्स। अब उसके अंदर क्या होगा, ये फोर्स लगाया, इसके पास वेलोसिटी आ गई, ये मास यहाँ तक पहुँचा m, और ये शुरू के अंदर था। अब इसकी शुरू की वेलोसिटी क्या थी, 0। अब बाद वाली वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल है, v के। तो अब इस फोर्स को मिलाकर, इस फोर्स के साथ जो स्टडी की जाए वो होगी डायनामिक्स। यानी कि विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स का मतलब सिंपल ये है कि फोर्स को शामिल करके, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि फोर्स को निकाल कर, यानी कि फोर्स को निकाल कर बाकी चीज़ों को पढ़ो तो वो काइनेमेटिक्स, फोर्स को साथ शामिल करके बाकी चीज़ें पढ़ो तो वो क्या होगी, डायनामिक्स। अब कुछ बच्चे जो गलती करते हैं, वो कौन सी गलती करते हैं, वो समझते हैं कि एसी मोशन, कुछ जो मैट्रिक वाले बच्चे होते हैं ना, उनसे पूछोगे ना, मैट्रिक तो छोड़ो, फर्स्ट ईयर वालों का भी यही हाल होता है। फर्स्ट ईयर वालों से पूछो ना कि काइनेमेटिक्स डायनामिक्स में फ़र्क क्या है, वो बोलते हैं एसी मोशन जिसमें फोर्स ना हो। एसी याद कर लो, कोई मोशन नहीं है जिसमें फोर्स नहीं होगा, फोर्स ज़रूर होगा, फोर्स की वजह से जो है ना बॉडी मोशन करती है और थोड़ा बहुत पोजीशन चेंज करती है, तो फोर्स एक फैक्टर होता है बड़ा। तो ये बात याद कर लो कि इसको इस तरह से नहीं बोलना, बल्कि इस तरह से बोलना है, एसी मोशन जिसमें फोर्स को कंसीडर ना किया जाए उसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं, एसी मोशन जिसमें फोर्स को कंसीडर किया जाए उसको हम बोलते हैं डायनामिक्स। ठीक है, अभी ये था आपका जनरल जो है वो इंट्रोडक्शन। अब हमें जो टॉपिक पढ़नी है वो है स्केलर एंड वेक्टर, और ये शुरू शुरू के अंदर जो है ना टॉपिक दी गई है, और रीडिंग आपने किस तरह से करनी है, मैं रीडिंग करवाऊंगा ना आपको, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी अनइम्पॉर्टेंट है, और किस चीज़ को पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें जो है ना समझ जाओगे। ठीक है, सो अब आपके पास ये है इसका इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पेरा इसका ये है, इवन अ पर्सन विदाउट अ बैकग्राउंड इन फिजिक्स हैज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड, इसकी इंक थोड़ी कम कर देते हैं, दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब मूविंग ऑब्जेक्ट्स। यानी कि ये कह रहा है कि अगर किसी बंदे के पास फिजिक्स का नॉलेज नहीं है तब उसको कुछ वर्ड्स पता होते हैं जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में वो बोल सकता है। वर्ड्स इन फ्रेजेस सच इज गोइंग फास्ट, स्टॉप्ड, स्लोइंग डाउन, स्पीड अप। यानी कि ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जैसे कि तेज़ जाना, रुकना और मुड़ना, इस तरह के वर्ड्स जो है नॉर्मली बंदे को पता होते हैं, लेकिन उसको भले फिजिक्स का आइडिया ना हो। वी विल बी एक्सपेंडिंग अपॉन वोकेबलरी लिस्ट, यानी कि हम ऐसे ही वर्ड्स के जो है लिस्ट को ज़्यादा पढ़ेंगे जिसमें क्या क्या आता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अभी ये हैं क्या, इसमें डरना नहीं है सुन के ही, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या होती है, सिस्टमिक वे से पढ़ेंगे। पहले स्केलर और वेक्टर वाली नॉलेज आपके पढ़ेंगे, और उसके बाद फर्स्ट ईयर वाली, भले आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो, भले आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या नाइन्थ के स्टूडेंट हो, आपको ये लेक्चर अगर अच्छे से देखोगे ईज़िली समझ आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
और जिसको जो भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो व्हाट्सअप ग्रुप आपका है, मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तकरीबन लिंक दे रखी है। अदरवाइज़ कोई वीडियो खोल के उसकी डिस्क्रिप्शन चेक करके ग्रुप की लिंक ज्वाइन करके वहाँ से नंबर निकाल कर मैसेज करके पूछ लिया करो। काफ़ी वीडियोज़ में है भी, लेकिन अगर जवाब ना दूँ तो ग्रुप ज्वाइन कर लिया करो, ग्रुप में मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एज वी विल सी सून दीज वर्ड्स आर एसोसिएटेड विद फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव डिफरेंट डेफिनेशंस। अब ये कह रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं ना, कौन से वर्ड्स, ये डिस्टेंस हो गया, या डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया और वेलोसिटी हो गया, एक सेकेंड, ये ठीक है, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, ऐसे जो वर्ड्स हैं ये जो है हम फिजिकल क्वांटिटीज़ में पढ़ेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज़ that are used to describe the motion of objects can be divided into two categories, either vector or scalar। अब वो जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ जो ऑब्जेक्ट्स की मोशन को क्लासीफाई करें, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है वेक्टर और दूसरा है स्केलर। अब थोड़ा सा आइडिया मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ का दे दूं, रीडिंग के साथ साथ इसका मैं बेसिक आइडिया भी आपको थोड़ा बताता जाता हूँ, इसी वजह से जो है ना इस तरह से मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको पता है क्या होती हैं? इन शॉर्ट जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज़ ये होती हैं क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड और काउंटेड। सिंपल डेफिनेशन जैसे मैट्रिक वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, मैंने भी मैट्रिक में यही पढ़ी थी, इसी वजह से समझा रहा हूँ। जिन क्वांटिटीज़ को आप मेजर कर सको या काउंट कर सको वो क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आप क्यू के साथ जाहिर करते हो, क्यू इज इक्वल्स टू एन यू। एन क्या है? एन है आपका नंबर, और यू आपके पास क्या है? ये वाला यू, यू जो है ये है यूनिट। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीज़ें होती हैं, कौन सी? एक होता है उसके पास नंबर, दूसरा होता है यूनिट। और एक चीज़ आपने हमेशा याद कर लेनी है, नंबर और यूनिट की प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है वो इन्वर्स होती है। इसका मतलब क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यूनिट की वैल्यू कम, और अगर यूनिट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो नंबर जो है वो कम होगा। अब इसका मतलब क्या है? काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे होंगे ये खुद को ही समझा रहा होगा, खुद को ही समझा रहा है, लेकिन मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं आपको। नंबर और यूनिट का ये फ़र्क है, अगर मैंने लिखा कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, आप बोलोगे 1000 ग्राम। अब देखो नंबर किसका बड़ा है, 1 बड़ा है या 1000 बड़ा है? तो 1000 बड़ा है, तो 1000 का नंबर बड़ा है, तो ये यूनिट जो है वो छोटा यूनिट है। तो यहाँ से आपको बात पता चली कि किलोग्राम और ग्राम में से स्मॉलर यूनिट कौन सा है? ग्राम। ये इस तरह से पता चलता है। और यहाँ पर देखो नंबर क्या है? 1000 में से 1000 से छोटा है, तो यहाँ पर ये नंबर क्या है? एन स्मॉल। तो ये जो यूनिट है ये यू, ये बड़ा है, यानी कि केजी जो है वो लार्जर यूनिट है। क्लियर हुई ये बात सबको? ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ जो डायरेक्शन के बारे में बताएं, तो उस बेस पर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो उसको हम स्केलर और वेक्टर में डिवाइड करते हैं। अब वो किस तरह से होगा ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी सबसे पहले, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन बी स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़। अब ये जो चीज़ें बोल्ड लिखी हुई हैं उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और इम्पोर्टेंट है, और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं हाईलाइट करता जाऊँगा, ठीक है। यानी कि स्केलर के लिए क्या होना लाजमी है? कुछ वर्ड्स डेफिनेशन में से हम हमेशा जो है ना, आपने अगर देखा होगा मैंने लेक्चर्स के अंदर भी जो है ना कुछ वर्ड्स को मैं हाईलाइट करता हूँ डेफिनेशन में भी। तो डेफिनेशन में से जो पॉइंटिंग वर्ड्स हैं ना काम के, वो निकाला करो। फिजिकल क्वांटिटीज़, सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड। अब एक तो ये आ गया मैग्नीट्यूड, और दूसरा ये आ गया प्रॉपर यूनिट, ठीक, आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो आपके पास स्पेसिफाई यानी कि ज़ाहिर हो सके किसके साथ? मैग्नीट्यूड के साथ और प्रॉपर यूनिट के साथ, वो स्केलर है। अब ये नीचे क्या बोल रहा है? स्केलर क्वांटिटीज़ डू नॉट नीड डायरेक्शन। तो ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनके पास डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन इनके पास नहीं होता। स्केलर क्वांटिटीज़ आर एडेड
सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। अब इसका क्या मतलब है? अब देखो, इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। स्केलर के बारे में हमने क्या पढ़ा? इसके पास क्या क्या होगा? नंबर, नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर तो यहाँ पर लिखा ही नहीं हुआ था, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ था मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को आप सिंपली नंबर बोल सकते हो, नंबर और यूनिट, ठीक है। और इसके पास कौन सी चीज़ नहीं होगी? इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, ये चीज़ याद करनी है। इसके पास अगर मैं पूछूं नंबर होगा, यूनिट होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। और इसको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट किस तरह से करेंगे? तो इसको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट रूल्स ऑफ सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा से करेंगे, सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। अब इसका मतलब क्या है? इस सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा का, या सिंपल अर्थमेटिक रूल्स भी इसको हम बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 + 3 कितने होंगे, तो आप बोलोगे 5। तो ये जो आपने नॉलेज यूज़ की, ये सिंपल अर्थमेटिक है। या 2 × 3 कितना हुआ? 6। तो ये सिंपल अर्थमेटिक है, इस तरह से ये ऐड होंगे। लेकिन वेक्टर्स में इस तरह से नहीं होता। मैं आपको हिंट दे दूं कि कैसे नहीं होता। अगर मैं आपको पूछूं कि दो वेक्टर हैं, सॉरी अपना दो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, जैसे कि एक स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? एक सपोज करो कि मास, जैसे कि 5 kg। अगर मैंने आपसे कहा कि आपके पास 5 kg है, उसमें आपने एक आपके पास 4 kg है मास, उसमें आपने 3 kg ऐड किया, तो आपके पास मास कितना आया टोटल? तो आप बोलोगे 7। लेकिन अगर मैं आपसे वेक्टर्स में ये चीज़ पूछूं, जैसे कि फोर्स एक वेक्टर है, कि आपके पास एक फोर्स है 3 N का, और दूसरा फोर्स है 4 N का, तो उसका रिजल्ट कितना आएगा? तो उसका रिजल्ट जो है, आपको पता है, रिजल्ट उसका 5 भी आ सकता है, और उसका रिजल्ट 1 और 7 में से कुछ भी आ सकता है। तो अब आप बोलोगे ये किस तरह से होगा? तो अब ये किस तरह से होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए याद करने वाली चीज़ क्या है कि ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई? ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आपको अलजेब्रा का मतलब पता हो, और हमें ये पता हो कि स्केलर में हम अलजेब्रा से ही एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो वेक्टर्स में किस तरह से होती है, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन है ना, तो कंपैरिजन पढ़ोगे तभी तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अर्थमेटिक रूल्स में सिंपल एडिशन करोगे, तो उसमें से आपको सिंपल सिंपल आंसर मिल जाएगा, जो डायरेक्ट आंसर होता है आपका। लेकिन वेक्टर्स में इस तरह से नहीं होता, उसमें से आपको दो क्वांटिटीज़ को ऐड करोगे तो आपको आंसर्स डिफरेंट मिल सकते हैं। वेक्टर्स, अब देखो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स all those physical quantities that have both magnitude and direction with proper unit। अब इसमें तीनों चीज़ें आ गई। अब क्या क्या आ गया? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और प्रॉपर यूनिट भी है, यानी कि तीनों चीज़ें। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पास मैग्नीट्यूड, आप बोलोगे डन। मैं पूछूं यूनिट, आप बोलोगे ये भी डन। और अगर मैं पूछूं डायरेक्शन, तो आप बोलोगे ये भी डन, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है? एंड ओबेज वेक्टर अलजेब्रा। अब जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहानी सुनाई ना, कि 3 और 4, ये 5 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और ये 7 भी आ सकता है। तो ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, इसको हम बोलते हैं वेक्टर वेक्टर अलजेब्रा। डरने वाली कोई बात नहीं है, ये हम आगे पढ़ेंगे, और मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो है ना कहानियाँ किस तरह से होती हैं। और इन क्वांटिटीज़ को, अगर आपके पास कोई ऐसी क्वांटिटी हो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, डायरेक्शन भी है, तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। वी कैन नॉट स्पेसिफाई अ वेक्टर क्वांटिटी विदाउट मेंशनिंग इट्स डायरेक्शन। ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हम किसी वेक्टर को उसके डायरेक्शन के बगैर स्पेसिफाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर एक क्वांटिटी है, उसमें अगर डायरेक्शन को हम निकाल दें, तो फिर वो वेक्टर नहीं कहलाएगी। वेक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मैग्नीट्यूड और यूनिट तो उसके पास होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। अगर मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछूं, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर और स्केलर में से जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो आप जल्दी से बोलोगे स्केलर। स्केलर क्यों भाई? मैग्नीट्यूड यूनिट तो दोनों दोनों के पास है, यानी कि स्केलर और वेक्टर दोनों हैं। और अगर मैं पूछूं कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो आप बोलोगे स्केलर।
और अगर मैं पूछूं कि कौन सी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड यूनिट दोनों हैं, तो आप बोलोगे कि वो दोनों क्वांटिटीज़ के पास होता है। फ़र्क ये है कि एक के पास डायरेक्शन होता है, दूसरे के पास डायरेक्शन नहीं होता। अब इसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। ठीक है, अब ये इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जो आपको समझने हैं। और उसके बाद अब क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स को हम किस तरह से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस करना। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेसिंग दी वेक्टर्स, या अगर उसको सिंपल ज़बान में हम बोलें कि जाहिर करना। ठीक है, जाहिर करना, अगर सिंधी में चाहूँ तो जाहिर करण। ठीक है, सो वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। दो तरीकों से वेक्टर्स को जाहिर किया जाता है। किस तरह से, एक है आपका एनालिटिकल मेथड, आर जिसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल से तो आपको पता चल जाएगा, ग्राफ यानी कि शेप्स बनाना। सिंपल अगर लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो शेप्स की मदद से, जिस तरह से एरोज बना के, इस तरह से, ये जो मेथड होता है ये होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने पूरा सारा गंद कर दिया, यहाँ पे इसको मिटाएं। अब देखो, इस सिंबल का मतलब क्या है। अब सिंबल किस चीज़ को बोलते हैं, सिंबल हम बोलते हैं निशानी को। ठीक है, किसी चीज़ की निशानी। ठीक है, चलो, तो साइन या सिंबल, उसकी मदद से हम जाहिर करते हैं। अब ये इसको किस तरह से लिखेंगे, इन एनालिटिकल मेथड वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय लेटर विद एरो और बोल्ड लेटर्स। यानी कि अगर मैंने सपोज करो बी लिखा, बी हमारे पास एक वेक्टर है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर है, इसको हमने टोपी पहना दी। अब टोपी क्या पहनानी है, इसके ऊपर जो है ना ये तीर लगाना है हमें, एरो। और अगर ए लिखा मैंने तो इसको भी एरो लगाना है। तो ये जो है मेथड, इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक मेथड या एनालिटिकल मेथड। दूसरा, अगर मैं इसको मैं टोपी पहना नहीं पहना रहा, अगर इसको सपोज करो दिल नहीं कर रहा है इसका टोपी पहनने का, तो मैं क्या करूँगा, इसको बोल्ड लेटर्स में लिखूँगा इस तरह से, बी बोल्ड में, और ए भी जो है वो भी बोल्ड में। तो ये भी जो है वेक्टर्स को लिखने का तरीका है। और कौन सा तरीका है ये आपका है एनालिटिकल मेथड। आपका अगर जनरली बुक में से टेस्ट निकाला जाए ना, तो अच्छा खासा टेस्ट निकल सकता है। देखो कितनी चीज़ें इसमें से निकल के आ रही हैं। तो ये मत सोचा करो कि हमेशा कि बुक को मतलब नज़रअंदाज मत किया करो, बुक को अच्छे से पढ़ा करो। हमारे हमारे टीचर थे जो मतलब जिन्होंने हमें फिज़िक्स पढ़ाई थी, वो तो बोलते थे कि फ़िज़िक्स के जो पेजेस हैं ना बुक, यानी कि थ्योरेटिकल और जो प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं फ़िज़िक्स में, आपको पता है एक थ्योरी होती है और दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो बोलते थे कि जो पेजेस पढ़ो उनका एक्सरे निकाल दो। एक्सरे का मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी हाईलाइट कर लो। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह से जो है बुक पढ़नी चाहिए, किस तरह से जो है चीज़ों को पिक करना चाहिए। अब ये है एनालिटिकल मेथड, ये हो गया डन। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में मैंने आपको बताया, इन ग्राफिकल मेथड वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी कि ये लाइन का टुकड़ा। अब ये जो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है, इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये है आपकी लाइन सेगमेंट। अच्छा, विथ एरो, और इसको हमने ये वाला पार्ट मिला दिया। The starting point of the line is called tail and the ending point of the line having the arrow is known as head। ठीक है, यानी कि जहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, जहाँ से ये लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं टेल। यानी कि टेल आपके पास बेसिकली क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट। और आपके पास ये जो हेड होता है वो होता है एंडिंग पॉइंट। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही होंगी। यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर्स को किस तरह से लिखा जा सकता है। वेक्टर्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दो चीज़ें होंगी, एक होगा आपका लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन लाइन सेगमेंट, और दूसरा आपका पास होगा एरो। अगर ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, बताना। ठीक है, बता सकते हो आप। द लेंथ ऑफ लाइन शोइंग द मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कि ये लाइन सेगमेंट जो होती है ना, ये लाइन वो जाहिर करती है मैग्नीट्यूड को।
यानी कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, क्योंकि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं हम। और जो एरो होता है, एरो में से तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि एरो जो है वो डायरेक्शन बताएगा जिस भी डायरेक्शन में। तो ये जो लाइन है ना, जितनी बड़ी होगी इसका मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड इतना उतना ज़्यादा है। सपोज करो अगर मैं ड्रा करूँ कि ये फोर्स है, इसको मैंने लिखा 3 न्यूटन, और ये जो बड़ी एक लाइन है इसको मैंने लिखा, तो इसका मैं पूछूं आपसे कि इसका कम होगा ज़्यादा होगा, तो आप बोलोगे इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी लाइन जो है वो ज़्यादा है, यानी कि ये नंबर जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें से आपको ये हिंट मिल गई कि लाइन सेगमेंट किसको जाहिर करती है और अपना जो है एरो किसको जाहिर करता है। यहाँ पर ये हाईलाइट भी किया हुआ है कि ये इस डायरेक्शन में जो है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, और एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल मेथड और ग्राफिकल मेथड, ये एक सिंपल मेथड है जिसमें आप वेक्टर्स को ऐड करते हो हेड टू टेल प्रिंसिपल के थ्रू। यानी कि अगर मैंने लिखा कि एक वेक्टर है आपके पास ये ए, दूसरा मैंने वेक्टर इधर लगा दिया बी, अब मैं आपसे बोलूँगा इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, हेड टू टेल प्रिंसिपल लगाना है, ये उसूल लगाना है, ये लॉ लगाना है, इसको आप लॉ बोल सकते हो, रूल बोल सकते हो। यानी कि क्या करोगे, इस पहले का वेक्टर का ये जो हेड है, ये कौन सा वेक्टर है ए, इसको बी वाले के टेल के साथ मिलाओगे इससे, यानी कि इसके ऊपर ये हमने रखा बी। और अब क्या करोगे, आप फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ मिला दोगे, तो ये आपका बन जाएगा रिजल्टेंट। और ये किसके बराबर है, ए प्लस बी वेक्टर के। ये बात समझ आई। अब ये मैं नीचे थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। एडिशन ऑफ दी वेक्टर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल मेथड। अब याद कर लो, काफ़ी बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती, वो समझते हैं कि हेड टू टेल रूल, एक्चुअली ये हेड टू टेल रूल है। आप हेड टू टेल रूल क्या है, ये जो है ना एक रूल है जिसकी मदद से हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो सिंपल चीज़ें समझाने के लिए मैं समझाता जाऊँगा, आप अच्छे से समझते जाओगे। अच्छा, हेड टू टेल method or graphical method is one of the easiest method used to find resultant vectors of two or more than two vectors। अब देखो, ये जो मेथड है ना ग्राफिकल मेथड, ये आप ड्रॉ ही करोगे, कुछ भी करो ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, और ड्रॉ करने के बाद ही इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। सपोज करो आपके पास ये वेक्टर है ए, और आपके पास दूसरा एक वेक्टर है, ये मैंने यहाँ से बनाया, ये है आपके पास बी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन दोनों को ऐड करो, तो आपने ऐड किस तरह से करना है, अब ये आपको बता रहा है। Head to tail rule is a method of vector addition in which tail of second vector is connected by the head of first vector। अब जो चीज़ मैंने आपको बताई कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल आपको मिलाना है, इस नाम से ही जाहिर है। हेड टू टेल रूल याद करने की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल समझ लो। हेड टू टेल रूल का मतलब क्या है, पहले वेक्टर का हेड दूसरे का टेल, ये दोनों आपस में मिलाने हैं, और क्या बनाना है, ऑल दी वेक्टर्स कनेक्टेड इन दिस वे। कितने भी वेक्टर्स आपके पास हों सारे इस तरह से मिलाते जाओ। सपोज करो तीसरा भी है तो तीसरा भी पहले का हेड दूसरे का तीसरे यानी कि दूसरे का हेड तीसरे का टेल, इस तरह से मिलाते जाओ। फाइनली क्या करना है, फाइनली टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, यानी कि टेल ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा है, फाइनली द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर वी विल ड्रा वी विल finally tail of first vector to the head of last vector we will draw a vector called resultant vector। जो थोड़ी देर पहले हमने रिजल्टेंट बनाया उसी के बारे में बात हो रही है कि वो किस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर ये मैं बना कर दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास है वेक्टर ए और ये है हमारे पास वेक्टर बी। अब हेड टू टेल रूल के तहत अगर मैं बोलूँ आपको कि ए वेक्टर को बी के साथ ऐड करो, तो किस तरह से करोगी, ये आपने रखा ए वेक्टर, इसका हेड आपने मिलाया किसके साथ, इसके टेल के साथ, बी वाले दूसरे वेक्टर के साथ। अब आपने क्या करना है, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर का टेल कहाँ पे, पहले वेक्टर का टेल यहाँ पर लिखा हुआ है ना, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड, हेड ऑफ लास्ट, क्योंकि यहाँ पर दो हैं तो सेकंड भी यही है लास्ट भी यही है, हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, इसका टेल और इसका हेड आपस में मिलानी है। यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, अगर मैं तीनों में से आपसे पूछूं
इस पर जो है कुछ लिखा हुआ ना हो, यहाँ पर सपोज करो कुछ भी लिखा हुआ ना हो, और मैं आपसे पूछूं नॉलेज चेक करने के लिए इसमें से रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, तो याद करो रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है ना उसमें h विथ h होता है और t विथ t। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। हेड विथ हेड, टेल विथ टेल, हेड विथ हेड, टेल विथ टेल। यहाँ पर देखो हेड विथ टेल है तो ये रिजल्टेंट नहीं बनेगा। हेड विथ हेड और टेल विथ टेल, इन दोनों के दरमियान में ये जो वेक्टर है यही रिजल्टेंट है आपका। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। जितना मुझसे सिंपल हो सकता है उससे कई ज़्यादा सिंपल करके समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर फिर भी कोई कभी कभी चीज़ें हमें समझ नहीं आती, किसी को काफ़ी बच्चों को जो है ना सिंपल चीज़ें नहीं समझ आती, वो काफ़ी होशियार होते हैं, उनको डिफ़िकल्ट चीज़ें समझ आती हैं। तो किसको अगर ईजी लग रहा हो या समझ ना आ रहा हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। या वो अपने स्कूल वगैरह में या बाकी चीज़ों से मैनेज कर सकता है, सबकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा, और अब देखो यहाँ पर ये वेक्टर है आपके पास ए और ये बी, यहाँ पर ये रिजल्टेंट हमने ऐड किया है। अच्छा, और दो रिजल्टेंट के दरमियान ये जो बी है और ये ए है और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है, इन दोनों के दरमियान में ये एक एंगल होती है, ठीक है। इसको हम एंगल ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। अब वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से, और प्रॉब्लम्स किस तरह से आते हैं, फंसते आप किस तरह से हो। फिलहाल बेसिक अपनी अच्छी करो, बाद में मैं जो है चीज़ें आपको क्लियर करता जाऊंगा। यहाँ पर एक चीज़ और जो है माइंड में रखो, ये जो है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ये डायरेक्शंस वगैरह शो किए हुए हैं और इन पर जो है ना ड्रॉ किया गया है सारी चीज़ें। अब मैथमेटिकली फॉर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, अब मैथमेटिकली हम इसको रिजल्टेंट को किस तरह से जाहिर कर सकते हैं। तो आपके पास ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, इसको हम नाम देते हैं ओरिजिन का। जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हो उसको हम बोलते हैं ये ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेक्टर है आर और ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। अब मैथमेटिकली इसको किस तरह से लिखा गया है, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है ओ बी। ओ बी किसके इक्वल है, अब देखो ओ बी ये क्यों लिखा गया है, इसको मैं सारे को रिमूव करके आपको ये चीज़ क्लियर करके समझाऊँ। ओ बी क्यों लिखा गया है, यहाँ पर ये देखो ये है ओरिजिन और ये जो वेक्टर है ये कौन सा है, बी। तो यहाँ पर भी कौन सी है, बी। तो ओ बी किसके इक्वल है, आर के। यानी कि अगर अगर मैं सिंपल लिखूँ, रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल मिला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के बदले में कि मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ बी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ओ बी। अब यहाँ पर ये है ओरिजिन, यहाँ पर ये है ए वेक्टर, तो ओ ए। तो यहाँ पर मैंने लिखा ओ ए, और यहाँ से ये ए बी। ए ए और बी ये किसको ज़ाहिर करते हैं, ये बी वेक्टर को। तो ये मैंने ऐड कर दिया इसमें ए बी। तो ये आपका रिजल्टेंट बन गया ए प्लस बी, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, सिंपल चीज़ें हैं, जो है इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर किसी को समझ ना आ रहा हो तो वो पूछ सकता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अब वेक्टर्स एडिशन जो है किस तरह से होती है, इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ में किस तरह से कहा जाता है, एक होती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब ग्राफिकल मेथड मैंने आपको समझा दिया, और आर इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो ए प्लस बी अगर बी प्लस ए के बराबर आए तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। और याद कर लो वेक्टर्स जो हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ये इसके लिए टिक मार्क है। यानी कि अगर मेरी मर्ज़ी है, अगर आपके पास ए प्लस बी, अगर दो आपके पास वेक्टर है ना, एक ए दूसरा बी, ये एक ए दूसरा बी, तो ए में बी ऐड करूँ या बी में ऐड करूँ, बी में ए ऐड करूँ, बाद जो है रिजल्टेंट दोनों का इक्वल ही आएगा। इट शोज इन द ऑर्डर नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो। बाकी एक चीज़ इसमें है कि हम यहाँ पर जो है ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, फिर आप आगे ये चीज़ आपको तंग करेगी। यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर एक वेक्टर बना हुआ है ये जो है बी, और यहाँ पर ये बना हुआ है ए। तो ए के सामने ये देखो ये डॉटेड 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 जो हमने बनाया है, इस ये भी जो है वेक्टर ए है। तो ये जो बनाता है ना, ये जो हम डॉटेड के साथ शो करते हैं, ये होता है हमारा फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर याद कर लो, दूसरे वेक्टर के जैसा उसके ही पैरेलल एक वेक्टर होता है। सपोज करो आपके पास अगर ये वेक्टर है ना ए, तो इसके ही पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या है कि हू बहू मैग्नीट्यूड भी इतना हो और डायरेक्शन में भी इसके में ही हो, ठीक है। बनाने में तो इधर उधर हो जाता है, लेकिन हू बहू इसके जैसा जो वेक्टर हो उसको हम बोलेंगे
फ्री वेक्टर, तो ये आपके पास है इसका फ्री वेक्टर, और ये जो बी है नीचे इसका भी ये ऊपर डॉटेड डॉटेड ये फ्री वेक्टर है। तो अब देखो, अब इस तरह की अगर एडिशन हो तो उसके बीच में से एक डायगोनल पास करते हैं। डायगोनल तो पता होता है ना, स्क्वायर के बीच में एक लाइन होती है बड़ी, ये स्क्वायर है, इसके बीच में ये इस तरह से, सॉरी स्क्वायर नहीं बल्कि ये अपना, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बीच में एक हम लाइन खींचेंगे, उसको हम नाम देंगे डायगोनल। सॉरी भले स्क्वायर हो, यहाँ पर तो शेप वगैरह इस तरह से बन रही है शेप्स कई, लेकिन शेप्स को छोड़ दो, जो चीज़ समझने वाली है वो समझो। तो यहाँ पर ये जो डायगोनल है ये इन दोनों की जो है एडिशन भी कर रहा है और इन दोनों की जो है एडिशन भी कर रहा है, यानी कि ये जो रिजल्टेंट है डायगोनल, ये जो डायगोनल है यही इनका दोनों का रिजल्टेंट है। और ये किसको शो करता है, ये ए प्लस बी को भी करता है और ये बी प्लस ए को भी करता है। तो अगर एक चीज़ मेरी और समझो, अगर आपको ये चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं और मुश्किल लग रही हैं तो जितना समझा रहा हूँ उतना समझते जाओ, बाकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है, इंडिया में भी ये इसको इंजीनियरिंग में समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान में भी ये जो है ना वेक्टर्स में, और इसमें हमारे पास ये फिज़िक्स के लिए थोड़ा related है, इसी वजह